जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर और आज हम लोग 8 बजे पढ़े हैं मैथ्स नंबर सिस्टम और अब दिन के 11:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग पढ़ेंगे साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ऑफलाइन बैच में कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी बैच में 4-5 चैप्टर, किसी बैच में 8-9 चैप्टर। तो उन सभी चैप्टर को छोड़ते हुए हम एक नया चैप्टर शुरुआत करते हैं ताकि नए पुराने सभी विद्यार्थी को फ़ायदा दे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और ये कोर्स जो है ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जामिनेशन में अगर साइंस से सवाल पूछा जा रहा है तो 99% क्वेश्चन हमारे इसी बुकलेट से रहेगा। इनका हम दावा करते हैं कि 99% क्वेश्चन हमारे पढ़ाए गए, हमारे द्वारा लिखाए गए ही क्वेश्चन से रहेगा। एक अक्षर भी इधर उधर चेंज नहीं करेगा। वो ऑप्शन चेंज कर सकता है लेकिन हमारा सवाल चेंज नहीं कर सकता है। तो आप साइंस से बिल्कुल निफिक्र रहिए और हम लोग पूरा कोर्स करवाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा के आधा पढ़ा के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो जो भी ITI पॉलिटेक्निक हैं, SSC GD हैं, MTS हो और कुछ भी हो, सभी के लिए यही मास्टर कोर्स रहेगा। ये हमारा मास्टर कोर्स हो गया। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पदार्थों के यांत्रिकी गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पदार्थ के यांत्रिकी गुण के बारे में जानते हैं। उनसे पहले हम लोग जानते हैं ये द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। देखिए ये द्रव्य लिखा हुआ है, दो चीज़ें होता है, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। ये द्रव्य का मतलब हुआ वस्तु, पदार्थ कह सकते हैं या वस्तु कह सकते हैं। और ये द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड बोले तो क्या, जो चीज़ प्रवाहित होता है, बहता है, फ्लो करता है, वो द्रव हो गया। ये बोले तो जल, पानी, दूध, तेल, ये चीज़ हो गया। और ये द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, कोई भी पदार्थ, लोहा, दूध, पानी, इसमें सब आ जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग अब जानते हैं कि ये द्रव्य होता क्या है। उसके बाद उसका वर्गीकरण सीखेंगे, कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं वो चीज़ सीखेंगे। द्रव्य ऐसा कुछ भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा जो होता है, इनके द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वही हमारा पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, क्या लोहा में द्रव्यमान होता है? तो कहेंगे जी लोहा में द्रव्यमान होता है। क्या लोहा स्थान घेरता है? तो जी लोहा स्थान घेरता है। क्या लोहा का अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं? ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करने का मतलब हुआ कि क्या उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यही सारा चीज़। तो जी हाँ, लोहा को हम देख सकते हैं। इसका मतलब लोहा क्या हो गया? द्रव्य हो गया, पदार्थ हो गया। पानी, पानी भी है। हवा, हवा भी है। इनका हम लोग को अनुभव होता है, एहसास होता है। अब चलिए, अब पढ़ते हैं कि भौतिक आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो जी 3 प्रकार होते हैं। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। एक नोट है और इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ये तरल क्या होता है? वैसा पदार्थ जो प्रवाहित होता है, यानी कि बहता है, फ्लो करता है, उसे तरल कहते हैं। प्रैक्टिकली रूप से सोचने के लिए आप बहुत सारे पदार्थ लीजिए, उसको किसी सतह पर रखिए और देखिए क्या वो प्रवाहित होता है, फैल जाता है। प्रवाहित होने का मतलब फैल जाना, बहना, वही तरल कहलाता है। तो आप एक एग्जाम्पल से बताइए, क्या ये मार्कर है, इसको हम किसी सतह पर रख दें, क्या ये बहने लगेगा? तो जी नहीं, ये नहीं बहेगा। इसका मतलब ये तरल नहीं है, अर्थात ठोस वस्तु तरल नहीं होता है। क्या पानी को हम किसी सतह पर रख दें, क्या वो फैलने लगेगा? तो जी, आप ज़मीन पर रख दीजिए पानी, वो पानी फैल जाएगा, पूरा फैलने लगेगा, है ना। गैस को रख दीजिए किसी रूम में, क्या वो फैल जाएगा? जी, आप गैस का छोटा सा परफ्यूम का 1 बूंद 2 बूंद निकाल दीजिए, वो पूरे रूम में फैल जाता है, यानी कि प्रवाहित होता है। तो समझ गए? तो द्रव और गैस क्या होता है? प्रवाहित होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? तरल कहा गया। आपसे सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से तरल कौन नहीं है? निम्नलिखित में तरल कौन नहीं है? ऑप्शन रहेगा ठोस, द्रव, गैस और तीनों। 4 ऑप्शन है आपके पास, ABCD। सवाल है कि कौन तरल नहीं है? कौन तरल नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन तरल नहीं है।
ठोस, तरल या गैस। तो आप कहेंगे जी जो प्रवाहित नहीं होता है वो तरल नहीं होता, और हम जानते हैं कि ठोस प्रवाहित नहीं होता। इसका मतलब ठोस तरल नहीं है, ठोस तरल नहीं है। क्लियर? आपको ये सारी चीज़ें PDF के माध्यम से मिल जाएगा, जो हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहें तो शुरुआती दौर में इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वो दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा, जो आपको सुविधा हो देखिए। उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये तो हम लोग पढ़ लिए, जो प्रवाहित हो उसको तरल कहते हैं। अब है कि ठोसों के विपरीत तरलों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। आकृति का मतलब यहाँ पे शेप बनावट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। जैसे एक चीज़ देख लीजिए, ये मार्कर है, इसका क्या बनावट है? तो इसका बनावट है कि ये 5 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर गहरा, ऐसा तो है। तो ये इनका बनावट हो गया। अब बताइए, इनको हम अगर किसी बर्तन दूसरा बर्तन में रख दें तो क्या ये इनका बनावट में चेंजिंग होगा? तो कहेंगे जी नहीं। अगर इनको हम किसी बाल्टी में रख देते हैं तो वहाँ पर भी इनका बनावट ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये बहता ही नहीं है, ये तो मजबूत है, ऐसा ही दिखेगा आपको, ऐसा ही रहेगा। इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना ही रहेगा जितना पहले था। इसका मतलब क्या है? इसका आकृति फिक्स हो जाएगा। तो वही बोला कि ठोस के विपरीत तरल की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। मतलब क्या कि ठोस की आकृति होती है लेकिन तरलों की आकृति निश्चित नहीं होती है। होता क्या है कि द्रव को और गैस को आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, गिलास मान लीजिए कितना लंबा होगा? 15 सेंटीमीटर लंबा होगा। कितना चौड़ा होगा? 4 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, कुछ गहराई भी होगा। तो चलिए मान लीजिए इस प्रकार का गिलास है आपके पास, और इसमें पानी भरा हुआ है। मान लीजिए 250 ग्राम पानी भरा हुआ है। आप क्या करिए, एक आयताकार प्लेट ले लीजिए या हौज ले लीजिए, टंकी ऐसा होता है। अब बताइए, इस पानी को अगर इसमें उड़ेल दिया जाए, इसमें डाल दिया जाए, तो अब बताइए, जैसे कि ये है आपका 15 सेंटीमीटर, यह है आपका 6 सेंटीमीटर, इतना ही लिखते हैं फिलहाल, ऊंचाई नहीं लिख पाते यहाँ पे। तो आप बताइए कि जैसे ये मान लीजिए होगी आपको 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई मान लीजिए सेम ऊंचाई है इसका, इतना बराबर ऊंचाई है ना, जैसे ये 15 है। तो आप बताइए कि ये पानी अगर इसमें डालेंगे तो क्या ये पानी इस स्थिति में, इस सिद्ध में, क्षैतिज में, क्या 6 सेंटीमीटर तक ही फैलेगा कि पूरा का पूरा 25 सेंटीमीटर तक फैलेगा? तो आप कहेंगे जी पानी पूरे के पूरे 25 सेंटीमीटर तक फैलेगा। ठीक। अब बताइए, इस गिलास में कितना ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था? तो आप कहेंगे 15 सेंटीमीटर तक। तो क्या इस बर्तन में भी 15 सेंटीमीटर तक पानी भरेगा? तो जी नहीं, ये कुछ कम ऊंचाई तक भर पाएगा, इतना ही दूर में ये पानी रह पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसलिए कुछ कम ऊंचाई जाएगा। मतलब क्या, पहले देखिए, पहले इसका आकार क्या था? तो पहले आकार था 15/6 का, 15 लंबाई पे था और 6 इधर चौड़ाई, इतना आकार लिया हुआ था, ऐसा बनावट था। और दूसरा बर्तन में जैसे डाले तो इस बर्तन का जो आकार है 25/15 का, वो इस आकार में फैलने लगा, तो इसका आकार क्या हो गया? चेंज हो गया। तो हमने पढ़ा कि द्रव का और गैस का आकार अनिश्चित होता है, जैसा बर्तन वैसा आकार। तो ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में जानते हैं। ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस का इंग्लिश गैस ही होता है। ठोस किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, आकार एवं आयतन। आकार तो हम बता दिए हैं, जितना लंबाई चौड़ाई इसमें है उतना ही लंबाई चौड़ाई अगर इसमें भी है तो आकार निश्चित है, नहीं तो अनिश्चित, तो नहीं ऐसा हो पाता है द्रव में। उसके बाद जैसे ये पेन था, इस पेन को अगर ग्लास में रख दें तो बताइए जो आकार था इसका और इसमें भी रख दें तो वही आकार इसमें भी रहेगा, लेकिन द्रव में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग जानते हैं आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब है कि कोई पदार्थ कितना जगह छेंकता है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर हमारा इस वायुमंडल में कितना जगह छेंक रहा है, तो आप नाप लीजिए, देख लीजिए, इतना दूरी छेंक रहा है ना,
इनका एरिया जो भी निकल जाए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके। अब बताइए क्या गैस भी उतना ही एरिया छेकता है? तो एक सिलेंडर में 15 लीटर गैस भरा हुआ रहता है। इस सिलेंडर से अगर 50 ग्राम भी गैस को निकाल के कमरा में छोड़ दिया जाए तो इतना बड़ा कमरा रहता है, इस पूरे कमरा में ये फैल जाता है। तो बताइए यहाँ पे आकार कितना था इसका लंबाई मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर था, चौड़ाई 5 था, तो 20/5 में ही फैला हुआ था। यहाँ पे कमरा कितना कम से कम बहुत लंबा होता है, 10 फीट और का होता था, मान लीजिए कि 200 सेंटीमीटर बाय 150 सेंटीमीटर का, तो इतना एरिया में फैल जाता है। आकार भी चेंज हो गया और आयतन भी। 15 लीटर इतना ही जगह लिया हुआ था और 50 ग्राम देखिए कितना पूरा रूम को भर देता है, एक एक जगह को भर देता है। तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाता है। तो आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पे उसके लिए हमने लिख दिया है। ठोस वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों फिक्स होता है, उसे ठोस कहते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, मोबाइल। द्रव वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन जितना जगह छेकता है, इसमें कितना जगह छेक रहा था तब 20/5, तो इसमें भी जैसे कि यहाँ पे 200 है तो इतना ही ऊंचाई जाएगा, ताकि इसका जितना एरिया लेगा उतना एरिया इतना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लंबा है, ये थोड़ा कम लंबा है, तो एरिया जब निकालेंगे वो उतना ही होगा। तो आयतन इसका निश्चित हो जाता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। फिर गैस का हमने अभी जाना कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अभी हमने पदार्थ के वर्गीकरण को पढ़ा, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, और अब हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। लेकिन इनके अलावा भी 2 और अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। वैसे सवाल पूछा भी जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो आपको बताना है प्लाज्मा अवस्था, जो कि आगे चल के पढ़ेंगे पूरा डिटेल इसका। और पदार्थ की सबसे अंतिम और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इनके बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये दोनों आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं फिलहाल 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। अभी हम लोग ने ठोस के बारे में जाना। ठोस कठोर होता है, तो ठोस के जो अणु होते हैं, ये जितने भी अणु मिलके बने हैं, तो ठोस के अणु ना सटे सटे रहते हैं, पूरा नज़दीक रहते हैं, घना रहता है। ठोस के अणु काफ़ी सटे सटे रहते हैं, इसीलिए मजबूत होते हैं, एक दूसरे को काफ़ी आकर्षण बल से पकड़े हुए रहते हैं, ताकि ये बह नहीं पाते हैं। द्रव क्या होता है कि द्रव के अणु एक दूसरे से थोड़ा हटे हटे रहते हैं, और गैस के अणु जो हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं, काफ़ी हटे हटे रहते हैं। ये आप देख भी सकते हैं। ठोस इनमें जितने भी अणु हैं काफ़ी सटे सटे होंगे, द्रव के अणु हटे हटे रहते हैं, और गैस के अणु काफ़ी दूर दूर रहते हैं। और अगर ये आप इन्हें अच्छा से याद रख पाते हैं तो उनके आधार पर जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है कि ठोस, द्रव और गैस के कुछ सामान्य गुण। अब गुण पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, तो बढ़ते से घटते क्रम में। बढ़ते मतलब क्या, पहले सबसे ज़्यादा किसका होगा और उसके बाद सबसे कम किसका होगा, जिसे अवरोही क्रम कह सकते हैं। अवरोही मतलब घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ा। गतिज ऊर्जा, किसका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा, ठोस का कि द्रव का कि गैस का। तो जिसके अणु काफ़ी गतिशील रहेंगे उनका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा। तो बताइए, ये दोनों ठोस के अणु जो हैं काफ़ी नज़दीक हैं, इनके बीच गैपिंग नहीं है, तो क्या ये ज़्यादा गति में रहेंगे कि ये? तो आप कहेंगे इनके बीच काफ़ी जगह है, इनके अणु काफ़ी गति में रहते हैं। देखे होंगे गैस में एक छिद्र के माध्यम से जब प्रकाश की किरण आती है तो उसमें देखे होंगे कि उनके अणु काफ़ी गति में रहते हैं। क्या ऐसा ठोस में दिखने को मिलता है? तो जी नहीं। अर्थात गैस के अणु सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैस का होगा। गैस के बाद किसका होगा, द्रव का होगा। सबसे ज़्यादा गैस, फिर द्रव, और सबसे कम गतिज ऊर्जा किसका होता है, ठोस का। इसमें क्या सवाल बना है कि गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैस का। गतिज ऊर्जा सबसे कम किसका होता है,
तो ठोस का। अब पढ़ते हैं हम लोग घनत्व के बारे में कि घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। घनत्व को याद रखने के लिए ऐसा आप याद कर लीजिए, घनत्व का मतलब घनापन है ना, जो ज़्यादा घना होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो बताइए कौन सा घना लग रहा है आपको, जंगल जैसे ये, तो ये है ठोस। ठोस काफ़ी घने हैं इसलिए ठोस के घनत्व ज़्यादा होंगे। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका, ठोस का। उसके बाद इन दोनों में कौन घना है, तो द्रव घना होता है। और सबसे कम घना कौन होता है, गैस। क्लियर है। याद रखने का तरीका कैसे याद रखेंगे, घनापन से, घनापन यहाँ पर लिख भी देते हैं, घनेपन से पता चलेगा घनत्व के बारे में। टेक्निक हो गया। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी होता है, जो आगे चल के ये सारा टॉपिक आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक साथ लिख देते हैं और इन्हें आपको याद करना। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी पढ़ेंगे कि जब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करते हैं और वो फिर पुनः अपने अवस्था में आ जाती है, इसी घटना को कहते हैं प्रत्यास्थता। बताइए जैसे रबर है, रबर को तान के छोड़ दीजिए तो वो फिर से अपने अवस्था में आ जाएगा। क्या द्रव यानी कि पानी को आप बोलिए, पानी को फैला दीजिए, क्या वो फिर से अपने अवस्था में आ पाएगा, आएगा, थोड़ा कम मात्रा में आएगा, पूरा नहीं आ पाएगा। गैस है, उसको फैला दीजिए, क्या वो फिर से सिकुड़ जाएगा, तो नहीं। तो प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठोस का। द्रव का उससे कम होता है और गैस का सबसे कम होता है। स्वसंजक बल, स्वसंजक बल होता क्या है, तक किसी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को स्वसंजक बल कहते हैं। समान प्रकार के जो अणु हैं उनके बीच लगने वाले बल को स्वसंजक बल कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, पढ़े होंगे Gm1m2/r²। मतलब क्या हुआ कि दूरी अगर कम है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो कणों के बीच की दूरी कम है तो बल ज़्यादा लगता है। तब बताइए ठोस के अणु के बीच की दूरी क्या है, कम, अर्थात उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्वसंजक बल सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आप कहेंगे जी ठोस का, फिर द्रव का और सबसे कम गैस का। अब पढ़ते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। ये दोनों समझिए एक ही चीज़ है, अंतर आणविक आकर्षण बल यानी कि दो अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो वही चीज़ इसमें भी हो जाएगा, जो जितना नज़दीक रहेगा उतना आकर्षण बल काम करेगा। जैसे हमारे कोई साथी अगर सुपौल में ही रहते हैं तो उनका आकर्षण बल ज़्यादा काम करता है। कैसे, अगर उनके यहाँ कोई पार्टी हो जाए तो हम फटाक से चले जाते हैं 2 मिनट में। अगर वही कहीं दूरी पर रहे, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर रहे और वहाँ पे काफ़ी अच्छा मटेरियल तैयार हो, फिर भी वहाँ पे हमारा आकर्षण बल काम नहीं करता है, हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। चलिए, तो अंतर आणविक आकर्षण बल, दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। जो घनापन होगा, नज़दीक होगा, उसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा घना कौन होता है, ठोस, फिर द्रव और सबसे कम घनापन गैस का। अब है अंतर आणविक स्थान। यहाँ पे आकर्षण बल था, यहाँ पे स्थान है। अंतर आणविक, आणविक का मतलब यहाँ पे अणु से है ना, इसमें जो अणु है उनके बीच अंतर आणविक स्थान सबसे ज़्यादा किसका है, यानी कि दो अणुओं के बीच गैपिंग, स्थान मतलब क्या, गैपिंग सबसे ज़्यादा किसका है। तो बताइए, तो ठोस का ज़्यादा गैपिंग है दो अणुओं के बीच की, द्रव का कि गैस का, तो आप कहेंगे जी गैस का। देखिए यहाँ पे काफ़ी दूर दूर है, इनके बीच का गैपिंग, यहाँ पे स्थान, गैप स्थान ज़्यादा है और इनके दोनों के बीच का स्थान कम है, ये हुआ स्थान। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, क्या अंतर आणविक आकर्षण बल पूछा गया है कि अंतर आणविक स्थान पूछा गया। स्थान पूछेगा तो हमें क्या निकालना है, बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा किन अणुओं के बीच स्थान होता है, गैप होता है, तो गैस के अणुओं के बीच गैस, उसके बाद द्रव और सबसे कम गैपिंग किस में होता है, तो ठोस में, ठोस में। क्लियर है, यानी कि गैपिंग से आप दिमाग लगा सकते हैं।
गैपिंग हो गया। विसरण, विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन, यानी कि मिलना, किसी भी चीज़ में मिल जाना, इसी को विसरण कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ गैस छोड़ देते हैं परफ्यूम के माध्यम से, तो वो जाके हमारे वायुमंडल में मिल जाता है, वही हो गया मिल जाना। तो बताइए सबसे ज़्यादा विसरण किस में होगा, किस में सबसे ज़्यादा चीज़ मिलता है, ठोस में कि द्रव में कि गैस में? तो दिमाग लगा सकते हैं कि अगर परफ्यूम को छोड़ दिया जाए तो वो ठोस में जाके मिलेगा कि द्रव में कि गैस में? तो आप कहेंगे जी गैस में मिल जाएगा, क्योंकि इनके बीच स्थान क्या है, ज़्यादा है, इसलिए जाके उनमें वो मिल जाते हैं। गैस में सब कुछ जाके घुल मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है, गैस में होता है। उसके बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में। और इसमें आपको प्रायः 2 नंबर और ये लास्ट नंबर का सवाल आपसे प्रायः पूछा जाता है, और एक ये वाला भी, इन दोनों ससंजक बल, ये वाला, इन तीनों को प्रायः याद रखेंगे। हम तो यही कहेंगे कि सारा चीज़ याद रख लीजिए, क्योंकि अभी का एग्ज़ाम का जो पैटर्न देखने को मिलता है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है और लोगों का कहना होता है कि ये यूपीएससी बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि किस सिलेबस में से कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या कि जितने भी चीज़ संभव हैं सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे, क्योंकि विद्यार्थी का एकमात्र कार्य है पढ़ाई करना, पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं करना है। तो चलिए आज हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ की अवस्थाएं 3, ठोस द्रव और गैस, और हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग में वार्तालाप शुरू हो जाएगी धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेगी, क्योंकि ऑफलाइन का बैच में और ऑनलाइन के बैच में थोड़ा सा अंतर होता है ना। और जैसे जैसे हमारा ऑनलाइन कोर्सेज बढ़ते जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि हमें भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद हम आपको बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से समझा पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलिए आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियो को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इन्हें याद किया करिए, है ना। याद करने का जिससे कहीं कहीं हम टेक्निक बताएं उस टेक्निक को आप अप्लाई करिए और उसके माध्यम से याद करिए, और फेयर कॉपी बनाइए अच्छे से 2-3 कलर के माध्यम से, और हमें व्हाट्सएप करिए। जो बच्चे इस पूरे चैप्टर का फेयर कॉपी दिखा देंगे पर डे का, उन्हें मिलेगा शानदार प्राइज। तो जिन्हें प्राइज जितना हो वो पर डे हमें मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, फ़ोटो खींच के हमें दिखाएंगे कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, गैप नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं 11:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।